Welcome to second video of solutions of JEE Main Session 2. In this video, we are going to discuss physics questions with solutions. So let's start the video. In this question, there is 2 kg brick which is placed on a inclined plane with angle of 45 degree. तो हमें ये बताना है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन कितना होगा कि वो जो ब्रिक है वो हमारा गिरे ना. ठीक, ये वाली हमारा ब्लॉक है. ओके, ये हमारा ब्लॉक. इसमें फोर्स, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको यहाँ ले खींचेगा mg sin थीटा, यहाँ पर अगर ये थीटा एंगल है तो ब्लॉक अगर वहीं पर रुका रहे उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन mg sin थीटा. फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? म्यू एन. नॉर्मलाइजेशन mg cos थीटा है. अच्छा, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन. तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? म्यू इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थीटा. यहाँ पर थीटा क्या? 45 डिग्री. तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा. और हमसे पूछा क्या? मिनिमम. तो मिनिमम इसकी कितनी जा सकती है? 1. करेक्ट ऑप्शन इज 3. ग्रेविटेशनल पैरामीटर्स, हमें डायमेंशन बताना है टी स्क्वायर का. ठीक है, करते हैं. अब टी स्क्वायर, अच्छा हमें ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू जी 1m2/r स्क्वायर. फोर्स क्या होता है? हमें तुम्हारा ए क्या आ गया? और ए का डायमेंशन क्या होता है? L t-2 जी ये होता है. तो अच्छा, यहाँ पर हमें सिर्फ डायमेंशन ही बताना है. तो L क्या है? एक तरीके से R भी हम लोग ले सकते हैं. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? t-2 स्क्वायर पर क्यूब. तो हमारा जो टी स्क्वायर आएगा वो हमारा आएगा, इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट. यहाँ पर हीटर रेटिंग 50 वोल्ट एंड 200 वोल्ट और उसको कनेक्ट कर दिया गया 100 वोल्ट के किसी सोर्स से. तो पावर कंज्यूम्ड बताना है हमें, हीटर कितना पावर कंज्यूम करेगा. ठीक. अच्छा, कोई भी हीटर होगा तो उसमें एक रेसिस्टेंस लगा होगा. इसमें कोई रेसिस्टेंस लगा मान लिया जा रहा है. तो अगर हीटर को हम लोग किसी भी सोर्स से कनेक्ट करें, सपोज यहाँ पर इसमें रेटिंग तो 200 वोल्ट लिखी है और यहाँ पर 100 वोल्ट से कनेक्ट किया है, उसकी रेसिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाली, ये बात तो पक्की. तो हमें क्या पता है? P इक्वल टू आई वी, और इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो v²/r हो जाएगा. तो यहाँ से हमारा जो r आएगा वो कितना आएगा? v²/p. ये आ गया. और हमसे पावर कंज्यूम पूछा. मान लीजिए कि हम पावर कंज्यूम माने, अगर हम लोग 100 वोल्ट से लगाएंगे तो वो हो जाएगा ये, और v² अपॉन ये हो जाएगा. यहाँ पर v क्या है? 100 वोल्ट. आर हम लोग यहाँ से उठा के रख लेंगे. अच्छा, इसको वी डैश मान लेते हो ना, कन्फ्यूज़न होगी. आर यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन क्या है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इन्होंने, जो स्लिट होता है, 2 स्लिट होती है हमें पता है. इन्होंने जो दूसरा स्लिट है उसकी विड्थ जो है 4 टाइम्स कर दी पहले के. और फिर हमसे पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी जो स्क्रीन पर शो होगी उसका रेशियो हमसे पूछ लिया. ठीक है, इसको हम करते हैं. अच्छा, अगर ये W है तो यहाँ से अगर जो इंटेंसिटी लाइट की जाएगी वो I0 होगी,
तो ये 4W से जो जाएगी वो क्या होगी 4 टाइम्स, ठीक। और हमें ये भी पता है कि जो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, I=I1 + I2 + 2 √1I2 cos थीटा, ये होता है। तो यहाँ से हम लोग का Imax आ जाएगा। Imax हमारा कितना आएगा, √I1 + √I2 इसका स्क्वायर। जो हमारा Imin आएगा वो हमारा क्या आएगा, √I1 - √I2 इसका स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक। तो हम लोग इसको करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो हम लोग करें √I0 + 2 √I0, इसका हो जाएगा -2 √I0 इसका स्क्वायर 9/1। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये भी आता है। इसमें क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या उस पर डिपेंडेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी पर, नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। इसको अगर ये कोई मेटल सरफेस है, अगर इंसिडेंट लाइट इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये डिपेंड होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, या फिर, ठीक है, ये इस पे डिपेंड होगा, लेकिन नंबर पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड होगा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, या फिर इंटेंसिटी ऑफ द, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पे होगा। और ये क्या कह रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी क्या होती है, φ - φ0। हमसे क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो फाई हम लोग क्या लेते हैं, hμ - hμ0, तो उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इन फोटो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ फोटो, ठीक है। ये पहला वाला गलत है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। और हाइट ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब। अच्छा, हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इसका फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है हमारे पास, ρgh = 2s cos थीटा बाई ए, ये हमारा रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है, और ये हाइट ऑफ रेज्ड लिक्विड है, तो ये तो डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सही है, ठीक। और कॉन्टैक्ट एंगल डिपेंड करता है कि नहीं, ये भी करता है, ठीक। क्योंकि मटेरियल में तो हम लोग देख भी सकते हैं आम जिंदगी में भी, अगर कागज़ है, कागज़ के ऊपर पानी का कोई ड्रॉप डाला तो वो तो बिल्कुल ऐसा भर जाएगा, लेकिन सपोज एक लोटस का लीफ है, उस पर अगर हम लोगों को ड्रॉप डाला पानी का, तो क्या ऐसा थोड़ा कि नहीं अभी टच नहीं, ऐसा अलग ही लगता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो बोथ द असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट होगा, लेकिन अच्छा, हाइट ऑफ द लिक्विड कैपिलरी आर इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा इंडिपेंडेंट, तो ये वाला तो गलत, हाँ रीजनिंग गलत होगा, फिर अगर इंडिपेंडेंट है तो गलत होगा, तो आर गलत होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, ठीक है, बॉडी ऑफ
4 kg हाइट ऑफ आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ना कि सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, वेट हमें बताना है उस पर। ठीक है, हम लोग करते हैं। सपोज ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा अर्थ है, यहाँ से आर, यहाँ पर एक बॉडी है और उसका हमें मास दिया है। ये क्या है? मास ऑफ द बॉडी है, और हमें इस पॉइंट पे उसका वेट बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो वेट होता है वो क्या होता है? mg या फिर mg' हम लोग मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सपोज यहाँ पर g की वैल्यू g' है, और हमें ये भी पता है कि जो g की वैल्यू हाइट से डिपेंड करती है वो हमारा क्या होता है? g1 प्लस h/r, इसका स्क्वायर होता है। और ये h क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो कि r है हमारा, तो हम लोग यहाँ कर लें mg/1 + 1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? mg/4 आ जाएगा। तो हमारा जो वेट होगा वो कितना? 4 × 10/4 वेट ऑफ द बॉडी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको हम लोग 10, ठीक है 9.8 ही ले लेते हैं। यहाँ पर अभी दिया नहीं है हमें कितना ले, तो 9.8 लेना ज़्यादा सही रहेगा। 9.8, तो हमारा क्या गया? 9.8 न्यूटन। 9.8। अब इसमें टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एट हाइट r फ्रॉम r वेयर r इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एट हाइट r फ्रॉम द सरफेस, यहाँ भी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कभी कभी लोग सेंटर ऑफ द अर्थ से पूछते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन यहाँ फ्रॉम सरफेस, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करने में। ठीक है, वो T1 है, और अगर वही हाइट सरफेस ऑफ द अर्थ से 2r लिया गया तब T2 है। तो हमें T1 और T2 का कंपेरिजन करना है। अच्छा ठीक है, कुछ चीज़ें हमें पता है। क्या क्या चीज़ें पता है? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम होता है वो इस तरीके से डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे g की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगी। और जो T1 है, ठीक है, डिक्रीज़ होना चालू होगी। जो पहला पेंडुलम वो r पर है, दूसरा जो पहला पेंडुलम है वो r पर है सरफेस ऑफ द अर्थ से, दूसरा 2r पर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चला कि, और टाइम पीरियड क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। तो इसका मतलब क्या हुआ? g जितना कम होगा टाइम पीरियड उतना बढ़ेगा। तो साफ साफ हमें पता चल रहा है जो सेकेंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड पहले से ज़्यादा होगा। ये बात तो कंफर्म होगी। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन देखना चालू करें तो देखते हैं। तो 3t1 = 2t2, तो ये ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं, ये वाला हो सकता है ना, क्योंकि T2 बड़ा है। और ये नहीं होगा, क्योंकि अगर T2 बड़ा है तो कोई छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ही तो T1 के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पर 3 से बड़ी कुछ चीज़ होगी तभी दोनों बराबर हो पाएगा, तो दूसरा नहीं हो सकता। T1 = 3t2, ये तो अजीब ही बात कह रहा है कि T1 3 गुना होगा T2 से, जबकि हम लोग यहाँ देखें T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तो ये भी गलत। और यहाँ पर क्या है कि 3t1 = 4t2, तो ये भी हमारा गलत। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ये बिना मतलब कैलकुलेशन किए ही कि ठीक है पहला सही है, लेकिन कैलकुलेशन करके भी एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आएंगी इसमें। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो फॉर T1 हमारे लिए क्या आएगा? 2π√L/g, और h वाला कंपोनेंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा 1 + r/r का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 2π × 2√L/g। और जो दूसरा वाला है उसमें क्या होगा? √L/g, h वाला कंपोनेंट ऊपर गया 1 + यहाँ पर h क्या होगा? 2r होगा, तो r कैंसिल, तो ये 9 हो जाएगा। या फिर 3 का स्क्वायर डायरेक्टली बाहर ले लें तो 3 ही आ जाएगा। 3 × 2π√L/g। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग इसको कुछ अल्फ़ा मान लेते हैं तो क्या आएगा? T1 = 2α, T2 = 3α, ये आ गया। तो यहाँ से क्या आया? T1/2
इजल टू T2/3, तो यहाँ से 3T1 इजल टू 2, तो यहाँ से ही देखिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम लोग ऐसे ही निकाल लें कॉमन सेंस से, तो वो तो कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा था, अगर दिखता तो फिर पूरा सॉल्व करते हैं। लेकिन ठीक है, ये भी करके दिखा दिया मैंने कि कोई दिक्कत ना हो, मतलब दोनों तरीके ही पता चले हो तो आसानी होती। ठीक है, ये तो ठीक। इसको देखो, हमसे क्या कह रहा है, एक कोई बॉडी है ब्लॉक जिसका मास 50 kg, उसको दो तरीके से उठाया गया। कैसे? पहला तरीका क्या था कि उसको डायरेक्ट उठा लिया, मतलब यहाँ से उठाया डायरेक्ट ऊपर ले गया, या फिर जैसे नहीं पुली से खींच लिया, या फिर। और दूसरे में क्या किया उन लोगों ने कि यहाँ से यहाँ ले गया इंक्लाइंड प्लेन पे, लेकिन हाइट दोनों में 20 मीटर, इधर भी 20 मीटर है, इधर भी 20 मीटर है। तो हमसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ वर्क डन इन बोथ द केसेस। ठीक, तो इसमें तो ठीक है 1:1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है फिर। ठीक, तो इसलिए 1:1 इज द, दोनों में सेम ही लगेगा, दोनों में सेम वर्क डन होगा। ठीक है, दो अरेंजमेंट है, और हमसे क्या पूछा है, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है, हमें क्या होता है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, क्या होता है 12 CV², और दोनों में क्या है वोल्टेज भी ही दोनों केस में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग U1 निकालेंगे, तो पहला केस देखें तो तीनों पैरेलल में लगे, 3 कैपेसिटर्स हैं, ऑल 3 आर इन पैरेलल, और पैरेलल में कैपेसिटर कैसे प्लस होता है C1 + C2 + C3। तो इस वाले केस में हमारा क्या आ जाएगा 12 3C × V², और जो हमारा U2 आएगा उसमें क्या होगा, इसमें ये तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में लगे तो C/3 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 12C/3 × V²। हमें रेशियो पूछा E1, तो फिर मतलब क्या U1/U2, तो क्या आएगा 9:1, थर्ड ऑप्शन। फाइंड नेट हीट एक्सचेंज इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, नेट हीट एक्सचेंज इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, तो इसमें तो ठीक, तो अच्छा ये साइक्लिक प्रोसेस है और हीट एक्सचेंज पूछा, तो हमको ये फॉर्मूला पता है, ΔQ = ΔW + ΔU। अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो ΔU क्या होगा 0 हो जाएगा, तो हमारा ΔQ किसके बराबर होगा ΔW के। अब हमें ΔW निकाल लेते हैं कि ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हमारा वर्क डन कितना हुआ होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ये PV ग्राफ नहीं है, ये क्या है VP ग्राफ, तो हमें इसे PV ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा एक तरीके से। तो इसको करते हैं हम लोग, इसका PV ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा। अच्छा हम लोग ऐसे ही ठीक है करीब बना ही लेते हैं PV ग्राफ। ये हो गया V, ये हो गया P में 2 पॉइंट 340 60, और इसमें भी क्या है 60 और 340। तो सपोज़ हम लोग इस पॉइंट की बात करें अगर, तो ये पॉइंट इस वाले ग्राफ में कहाँ आएगा, 340 हो गया प्रेशर का, यहाँ कहीं आएगा, और वॉल्यूम बीच में कहीं आएगा, यहाँ आ गया। कैसा इन लोगों को हम लोग नाम भी देते हैं ABCD, ये पॉइंट्स के नाम हो गए। अब जो C वाला पॉइंट, D वाला पॉइंट वो कहाँ है, V की वैल्यू 60 है उसमें, तो V यहाँ कहीं आएगा, और P की वैल्यू यहाँ कहीं आई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया, और ये कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो C से D गया, तो एक तरीके से ऐसे गया, और जाएगा कैसे ऐसे पूरा जाएगा। ठीक है, तो PV ग्राफ इसका कैसा है,
ऐसा कुछ बना पी वी ग्राफ, ठीक है। और लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो वर्क डन अच्छा निकले कैसे, तो वर्क डन होता है π/4 AB, ठीक है। यहाँ पर A ये हो जाएगा और B ये वाली दूरी हो जाएगी। इसको करके देखते हैं। π/4 अच्छा निगेटिव साइन रहेगा यहाँ पर। A हमारा कितना आएगा, A हमारा आएगा 340 - 60 और B आएगा 3B भी इतना ही आएगा। तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यूनिट ध्यान देने वाली होगी। तो P की यूनिट क्या है, किलो पास्कल है, तो 10⁻³ और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। और यहाँ नेगेटिव का साइन, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो कहीं नेगेटिव आ नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, देख लें। लेकिन दिस इज़ द वे टू अप्रोच द क्वेश्चन, ये हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात बस यही थी कि पहली बात तो ये पी वी ग्राफ का काफ़ी ध्यान रखना। दूसरी बात यूनिट्स का कि किलो और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब है। और ये तीसरी बात की क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। उस हिसाब से साइन इसके चेंज हो जाएंगे वर्क डन का, पॉजिटिव कि निगेटिव, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ये तो एक बार ठीक है। इसको कराएंगे, कर लेते हैं, मतलब जैसे ही थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, तो ये हमारा जाएगा 1/4πε0। और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का चार्ज क्या है, E²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अच्छा ये R² होगा, ये तो पूरा ही E²/R। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास प्रोटॉन है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा है। अब इसी दूरी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें रेशियो बताना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R²। तो ये तो चलो कैंसिल हो जाएगा, और ये सब इसको कैलकुलेट कर लेना। मतलब मैंने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आई लगभग 10⁻13 है। दिस इज़ द वैल्यू। क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, completed its revolution in 3 minutes, find the centripetal acceleration, ठीक है। तो एक पार्टिकल है हमारा जो कि एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस है 9, ठीक है। इसकी रेडियस 9 है, ये हमारा हो गया 9। यहाँ ऐसे मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, और हमें ये भी दिया हुआ है कि 120 रेवोल्यूशन करता है 3 मिनट में। अच्छा, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में करेगा हमारा 40, और 1 सेकंड में कितना करेगा, 1 सेकंड में करेगा 40/60, मतलब 2/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और यही हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी होगी। एक तरीके से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2/3 सेकंड इनवर्स, ठीक। तो हमसे पूछा क्या है, हाँ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो हमें कहता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, v²/r, और v क्या होता है, ओमेगा r। तो ये हमारा हो गया, ओमेगा क्या होता है 2πμ। तो म्यू हमारा क्या है, ये 4/9, ये हो जाएगा। और r हमारा कितना है, r हमारा 9 है, तो कितना आ गया 16π²। मीटर पर सेकंड इसका। फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टर। ये सवाल थोड़ा ठीक है, करते हैं। पावर डिसिपेटेड पूछा है। अच्छा, अगर
इसमें से करंट जाएगा तो इन दोनों से भी जाएगा, और इन दोनों में क्या चीज़ बराबर सेम होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो अगर हम लोग 5, तो हम लोग पावर डिसिपेशन के क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V²/R हम लोग लिख सकते हैं, और ये तो दोनों में सेम है। अच्छा, हम लोग लिख ही देते हैं, P1 हो जाएगा हमारा V²/R1 और P2 हमारा हो जाएगा V²/R2। तो अगर हमें इसका रेशियो लेना है तो क्या होगा, P1/P2 इक्वल टू R2/R1। R2 हमारा क्या है, R2 हमारा 10 है और ये हमारा 5 है, तो हमारा क्या है 2:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्टिकल प्रोड्यूस दैट मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इज 64 मीटर। एंगल सेम रखा है, सेम, वेलोसिटी हाफ कर दी है। कैलकुलेट न्यू वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। अच्छा, हमें रेंज का फॉर्मूला बता। रेंज होता क्या, R इक्वल टू U² साइन 2θ/a। अच्छा, अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज़ मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब क्या, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसी पर ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो R मैक्स होगा वो हमारा क्या होगा, U², ये तो 1 हो गया, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अपॉन G ये हो गया। हमसे क्या कह रहा है, और इसकी वैल्यू में दी हुई है 64, ठीक है, 64 मीटर। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। अगर उसकी हम लोग वेलोसिटी है वो हाफ कर दें, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ये सही रहेगा। तो R' मैक्सिमम, नए वाले जो R' है वो कितना होगा, वेलोसिटी क्या कर दी, हाफ कर दी, तो इसका मतलब क्या, तो ये 1/4 टाइम हो जाएगा जो पहले थे, तो 16 मीटर आएगा। तो इसका मतलब क्या, C इज द करेक्ट। ठीक है, हमें अननोन रेसिस्टेंस X की वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये देखते ही तुरंत दिमाग में क्या आ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है, किसमें क्या लिखा है कि B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही हो गया। और उसमें हमें पता है क्या होता है, P/Q इक्वल टू R/S, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ भी हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे। अच्छा, इसको अगर देखें तो ये कितना सीरीज़ में, तो ये होगा 24, और 24 पैरेलल में, तो ये पूरा हो गया हमारा 12। ये दोनों का क्या आ जाएगा, 1/2 पैरेलल में, तो ये तो 1/2 दिया ही हुआ है। और ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ गया 6, और ये पूरा कितना आ गया, ये पूरा आ गया 6 + x। तो बस इसको P/Q, P हमारा क्या है 12, Q है हाफ, इक्वल टू R/S। R हमारा क्या है 6/6 + x, S हमारा हाफ चला गया, तो x हमारा क्या आ गया 6। सेकेंड इज द करेक्ट। For a block system, for a spring block system, the error in time period calculation is, and the error in mass calculation is। अच्छा, ये सवाल थोड़ा ये है कि इस सवाल में थोड़ा करेक्शन है। अब करेक्शन ये है कि जो टाइम पीरियड में एरर है वो +2 है, और जो मास में है वो हमारा -1 है। तो हमें ये बताना परसेंटेज एरर इन स्प्रिंग कांस्टेंट के में हमें बताना, ठीक। तो हमें ये पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग का, 2π√m/k, और उसका हम लोग अगर एरर वाले में लिख दें तो कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं,
और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, बता लेंगे। ये हमें कितना दिया हुआ है, प्लस का 2, तो यहाँ क्या आएगा 2। ये हमारा कितना दिया, माइनस का 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा हाफ -1 प्लस हाफ। अब जो हमें निकालना है उसको अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा -1 = 4, तो अल्फ़ा हमारा आ जाएगा 5%। 5% का चेंज आएगा के। बस यहाँ एक करेक्शन था कि ये करेक्शन सॉल्व मिस प्रिंटिंग। ठीक है, ये तो आसानी है, बात देख लेते हैं। What is the expression of electric field on surface of a uniformly charged spherical cell having surface charge density rho and radius है, ये solid नहीं है, radius है, this is radius। ठीक, तो हमें पता है कि अगर स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्म, उसका क्या इक्वेशन होती है, वो होती है E = Q/R²। हमें पता है कि अगर स्फेरिकल सेल है तो सारा चार्ज कहाँ, सरफेस पर ही रहेगा, तो Q क्या होगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर πr²। ठीक, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, K/R² सिग्मा 4πr²। r² कैंसिल हो गया, K क्या होता है 1/4πε, 4π कैंसिल, सिग्मा/ε सी। A wire of resistance R is stretched to a radius of r/2 where r is initial radius and the new, ठीक है, यहाँ देन होगा, देन न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज। हमसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वायर थी, सपोज ये हमारे पास वायर थी, है ना, ये हमारे पास एक वायर थी और उसकी रेडियस थी r, उसकी रेडियस r थी। हम लोगों ने उसको क्या किया, उसको खींच दिया और उसकी रेडियस जो थी वो हो गई हमारी r/2, और सपोज इसकी लेंथ पहले l थी। अब इसकी, क्योंकि वॉल्यूम तो कंजर्व है तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो हमें ये बताना है कि इसका जो रेडियस है, हाँ इस वाले केस में रेडियस r है, तो हमें इसका रेडियस बताना है r'। ठीक, अब देखते हैं, वॉल्यूम कंजर्व है, सपोज हम लोग इसकी जो लेंथ है l' मान लेते हैं, तो वॉल्यूम कंजर्व होने वाली है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, πr²h, πr²l', तो πr²l' = इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होगा πr²l, ये हो जाएगा πr² कैंसिल हो गया, l' हमारा 4l आ गया। ठीक है, ये हो गया। हमें रेसिस्टेंस पता है, अगर मटेरियल सेम है तो रो तो चेंज हो नहीं रहा, उसका जो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है वो तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। और आर होता क्या है, रो l/a, ऐसा कुछ होता है, तो रो l/πr²। और जो सेकंड केस है उसमें क्या है, रो l/πr/2 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ गया, रो l/πr²। हम लोग कॉमन जैसे ले ले एक तरफ, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 × 4 आ जाएगा, 16 टाइम्स r। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी, 16 गुना हो जाएगी, इसकी रेसिस्टेंस हो जाएगी वो 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये वाला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो हमसे पूछा गया, रेशियो, अच्छा ये बताया गया, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन इज 1 फॉर अ प्रिज्म। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया है √3। एंगल ऑफ प्रिज्म हमें बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है, इसका एंगल मान लीजिए ए, और हमें ये भी पता है कि जो प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या, sin a + Δm/2 sin a/2 ये होता है। और हमसे कहा क्या है कि a और Δm का रेशियो 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो Δm है वो a के बराबर हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin a/sin
a/2 और जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है √3 और साइन ए को हम लोग कैसे लिखते हैं 2 sin a/2 cos a/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 sin a/2 cos और नीचे हमारा हो जाएगा साइन, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या है cos √3/2 और इसकी वैल्यू होती क्या है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री तो होता है √3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है इन डिग्री वो कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अ बॉल ऑफ मास इतना ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना कैस्ट इन अ सेकेंड, फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड। ठीक, ये तो आम जिंदगी में होता भी है। वैसे इतनी कम स्पीड तो मेरे ख्याल से ठीक है रोज ही, अच्छा हाँ इतनी कम भी हो सकती है, वो क्रिकेट मैच में तो होता ही रहता है इतना ऐसा कैच वैच करते हैं। तो वैसे ही कुछ सवाल पूछ लिया इन लोगों ने। तो हमें क्या फोर्स क्या होता है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही तो होता है। तो मास तो चलो चेंज नहीं हो रहा, तो ये डेल्टा भी और डेल्टा टी ऐसा कुछ हो जाएगा। और मास हमारा कितना है 0.15 kg और डेल्टा भी क्या है, डेल्टा भी है हमारा 20-1 और डेल्टा टी टाइम है 0.1 सेकेंड। अच्छा 20-1 नहीं 20-0, क्योंकि जब हाथ में आ गया तब तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना। तो हमारा कितना आ गया 0.15 इंटू 20 बाई, अच्छा ये 10 हो जाएगा, 15 टू जा 30 न्यूटन आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P टू दैट ऑफ Q। अच्छा एक वायर इनफिनाइट वायर सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है और Q जो पॉइंट है वो आउटसाइड है। और ठीक है, सपोज हमारे पास एक, अगर हम लोग यहाँ से देखें इसको, ठीक है यहाँ से देखें तो कैसा दिखेगा ये, अगर इनसाइड कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और इनसाइड कोई पॉइंट है, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है μ0/4 2I/r/r²। और जो आउटसाइड के लिए होता है वो हमारे पास क्या होता है, आउटसाइड पॉइंट यहाँ पर बी है, ये हमारा इनसाइड पॉइंट है, ये हमारा आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड के लिए क्या होता है μ0/4 2I/r। ठीक, तो बस जो हमारा पॉइंट P है वो इनसाइड में है, Q हमारा आउटसाइड में। अब यही हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग अगर P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड देखें तो P पर हमारा क्या हो जाएगा μ0/4 2I, r कितना है a/2 यहाँ पर, और कैपिटल R यहाँ पर क्या है, कैपिटल R भी a/2 ही है। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक a/2 है, ये पूरा a है, तो ये a/2 होना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ये a/4 होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर ये पूरा a है तो ये हमारा a/2 हो गया। तो ये तो उससे भी छोटा है, तो ये तो a/4 होना चाहिए ना, होना तो चाहिए वैसे। ठीक है, तो इसमें अच्छा ये a है, ठीक है ये a है, ये 2a है। अच्छा मुझे ये क्या लगता है इसमें a/2 a/2 ठीक है, करके देखते हैं। मेरे ख्याल से फिर ऑप्शन थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, ऑप्शन पे नहीं जाते हैं हम लोग, एक तरीके से सिर्फ सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करके देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्वेश्चन तो गड़बड़ है, ये तो कोई दो राय नहीं है, तो क्या किया जाए। तो ये मैं ए ले लेता हूँ, ये रेडियस अगर ये a/2 है, ये 2 है। ठीक है, ये इतना तो ठीक है, अब चीज़ें ठीक ठाक लग रही। तो ये
तो हमारा जो ये है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। और क्यू पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी कितनी होगी, वो आउटसाइड वाले फॉर्मूले से होगी, वो हमारी कितनी होगी 2 है। अब इसी का हमें रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो पी और क्यू, तो क्या आ जाएगा बी पी बाई बी क्यू, ये कितना आएगा, ये चीज़ें तो कट जाएंगी और यहाँ से अच्छा ए कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ ए बचेगा और ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, आई कट जाएगा, ये तो 1:1 आ गया, ठीक है, ऐसे 1/1, तो 1:1, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ थोड़ा डायग्राम में दिक्कत थी क्योंकि ये ऐसा देखने में तो है ही, अगर ए है तो ये तो फिर इतना ही a/2 होगा, तो ये तो a/2 हो ही नहीं सकता है, तो ये a/4 होना चाहिए, और ठीक है, लेकिन अप्रोच ऐसी हो। और ये क्या है, 2 cars A and B, ठीक है, 2 cars A and B आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विथ स्पीड ऑफ इतना, और जब वो 300 मीटर दूरी पे थे एक दूसरे से तभी उन्होंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, और डीएसलेशन 2 मीटर पर सेकंड से, और डिस्टेंस बिटवीन व्हेन दे आर स्टॉप, ठीक। देखते हैं, सपोज यहाँ पर एक कार थी, तीन 300 मीटर की दूरी पे ही लोग थे और दोनों ही 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे थे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। और जब उन्होंने दूसरे को देखा तो तुरंत ही ब्रेक अप्लाई कर दिया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद सपोज़ वो यहाँ पर आकर रुके, ये ठीक है, यहाँ पर आके वो लोग रुके, तो हमें ये बताना है कि एक्स, ये दूरी कितनी होगी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे आर स्टॉप, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग ये देखें, सपोज़ ये वाली जो कार थी वो यहाँ से यहाँ तक गई और उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया इतनी दूर इतने टाइम में, ऐसा हमें टाइम नहीं पता है, लेकिन एस डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। तो अगर हम लोग एस निकाल लें, अगर हम उसको एस माने, तो इतना ही डिस्टेंस इसने भी ट्रेवल किया होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कार सेम वेलोसिटी से चल रही थी और सेम डिएक्सेलरेशन भी अप्लाई किया दोनों ने। तो हम लोग पहले एस निकाल लेते हैं। अच्छा, टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम के लिए क्या करेंगे? टाइम के लिए ये तो कुछ तो टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, और हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, और u हमारा क्या है 20, और डीएक्सेलरेशन कितने का 2 का है, तो हमारा जो टाइम होगा वो हमारा हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हमारा टाइम आ गया। अब s कैसे निकलेगा, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT², ये होता है। u हमारा कितना था 20, टाइम 10 है, माइनस 1/2 डीएक्सेलरेशन इस वजह से माइनस का साइन है, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 200 माइनस 100, तो इसका मतलब क्या गया 100 मीटर। तो हमारा जो x है वो कितना आएगा, x हमारा आ जाएगा, या फिर इसको थोड़ा ऐसे लिख देते थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कैसे जो हमारा, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें s x s, ये तीनों जोड़ने पे 300 मीटर के बराबर आएगा, तो वही हम लोग लिख लेते हैं। कैसे, 2s प्लस एक्स इक्वल टू 300, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2 × 100 प्लस एक्स इक्वल टू 300, तो हमारा x कितना आ गया 100 मीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये थोड़ा अच्छा सा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बॉल है, इसकी रेडियस इतनी है और डेंसिटी हमें दी हुई है बॉल की, और उसे h हाइट से छोड़ा गया एक लिक्विड में जिसकी विस्कोसिटी हमें दी हुई है इतनी, और वो जब बॉल जब लिक्विड में गई तो उसकी वेलोसिटी जो स्पीड है उसमें चेंज ही नहीं आया, तो हमें हाइट बताना है कि किस साइड से बॉल को छोड़ा गया होगा। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पर हम लोग पास एक टैंक है, इस टैंक में पानी भरा है, पानी या फिर कोई वही लिक्विड भरा है जिसकी विस्कोसिटी हमें दी हुई है, हमारा लिक्विड भरा हुआ है, और ये यहाँ से h हाइट, यहाँ से बॉल को छोड़ा गया, यहाँ से छोड़ा गया। अब बॉल क्या है, यहाँ से जब जाएगी यहाँ
जैसे ही यहाँ पहुँची तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी कि कितनी होनी चाहिए कि इसकी स्पीड फिर मतलब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए इस पॉइंट पर कि इस पॉइंट के आगे उसकी स्पीड बढ़े ही ना। वो तो तभी हो सकता है जब जहाँ पर इसकी स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और कोई भी पार्टिकल हम लोग h हाइट से छोड़ें, h हाइट से उसको ड्रॉप करें तो नीचे आने पे उसकी वेलोसिटी ये भी हमें पता है, और वो कितनी होती है √2gh, और यही हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है 2/9 a² बाई विस्कोसिटी ऑफ द, ये रेडियस ऑफ द बॉल है ना, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड तो जी ये होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग की कितनी आएगी, टर्मिनल वेलोसिटी ये हमें कितना दिया 10⁻⁻4 10⁻⁻8 और विस्कोसिटी क्या है 9.8 × 10⁻⁻6, सब यूनिट भी ठीक है पास्कल और ये सब। और डेंसिटी 10⁵ है, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 10⁻3, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है, तो 9.8 कैंसिल हो गया, 6 यहाँ 10⁻⁻2 आएगा, 2/9 × 10⁻3 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 99 आ जाएगा है ना, यहाँ 11 हो गया, 220 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ गई टर्मिनल वेलोसिटी। अब और हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो 220 इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा 2gh के। h की वैल्यू क्या आएगी 0 × 220 9.8, या फिर 10 ले लेते हैं अभी क्योंकि 10 थोड़ा सही रहेगा कैलकुलेशन, वरना थोड़ी लंबी ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारा 10 आ गया, कितना आ गया 110, और इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 22 × 11 24200/10, तो ये लगभग कितना आया 2420 मीटर। ठीक, तो इसके सबसे करीब कौन सा है 2420, तो 2420 ये हो सकता है। अच्छा एक चीज़ ये है कि हम लोगों ने जी की वैल्यू नीचे बढ़ाई है, अगर नीचे हम लोगों ने जी की वैल्यू बढ़ाई है तो जो असली आंसर आने वाला था उससे थोड़ी वैल्यू कम आएगी, और ये कम आई है तो इससे ज़्यादा ही आनी चाहिए 2420 से ज़्यादा है ना, लेकिन उसके आसपास होनी चाहिए। ज़्यादा तो ये दोनों है लेकिन इसके पास ये है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ये मज़ेदार क्वेश्चन, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू गिवन सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू नेट या फिर सिग्मा Q/ε0, और सिग्मा Q जो अंदर होंगे उन्हीं की बात होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी बात हो रही, इसकी बात हो रही, इसकी बात, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है हमें। तो ये कितना हो जाएगा 5 - 2 + 1 Q है ना, तो ये हमारा कितना आ गया 4/ε0 4, ये हमारे आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। और बताना कैसा लगा, मतलब कैसा लग रहा है आपको लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं, और कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ और करने की ज़रूरत है। और ओके, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक यू।